उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर बैताल घाट में कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रेम राम नाम के शख्स ने धारदार हथियार से पूर्व विधायक पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान मची अफरा तफरी में आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। संजीव आर्य को कुछ चोटें भी आई हैं। फिलहाल किसी ने भी इस घटना की शिकायत पुलिस को नहीं दी है। बताया जा रहा है बैताल घाट में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पूर्व विधायक संजीव आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। यहीं पर अभिवादन के दौरान शख्स ने पूर्व विधायक पर हमला कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी को अगले 6 महीने में चुनाव में जाना है और अब एक और बीजेपी विधायक ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की है। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी ने सीएम के लिए सीट छोड़ने की बात कही है। विधायक भरत चौधरी ने कहा है कि सीएम धामी रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ेंगे और कहा कि उनको बम्पर वोटों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। सीएम धामी ने भरत चौधरी को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे पहले चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर से मोहन सिंह और कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कह चुके हैं। भरत सिंह चौधरी जी का मैं आभारी हूं। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी और उन्होंने सारे जन समुदाय के सामने कहा। मैं उनकी इच्छा को पार्टी हाईकमान को अवगत करा दूंगा। बाकी अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के बथाड़ी ताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बथाड़ी ताल पर्यटन एवं बैसाखी मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने बथाड़ी ताल में बरसीर बठानी मोटर मार्ग का डामरीकरण, बथाड़ी ताल में पर्यटन आवास निर्माण और ताल का सौंदर्यीकरण समेत कई घोषणाएं की। वहीं सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि रुद्रप्रयाग का सैनिक स्कूल कहीं और शिफ्ट नहीं होगा, रुद्रप्रयाग में ही सैनिक स्कूल बनेगा। माताओं, बहनों, बुजुर्गों और अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों से ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है। इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा। साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है, यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग बरसीर बदाड़ी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉट मिक्स से बनाया जाएगा। और भाववाला में सैनिक स्कूल, उसका इस सैनिक स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने 21 जो नए सैनिक स्कूल पीपीपी मोड में शुरू करने की बात की है। इस सैनिक स्कूल से उसका कोई वास्ता नहीं है। करप्शन और गड़बड़ी करने वालों पर कानून कड़ी कार्रवाई करेगा, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और फिलहाल पिछली सरकार की गड़बड़ियों की जांच करके सीएम जनता के बीच ठोस संदेश देना चाहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि जो गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शायद यही वजह है कि अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार में गड़बड़ी की जांचों से की है। फिर चाहे मामला आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हुए नौकरी में फर्जी भर्ती या फिर करप्शन की जांच का हो, या कोऑपरेटिव बैंकों में चपरासी की भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायतों का हो। खबर है कि कर्मकार बोर्ड और कुंभ में सामान खरीद गड़बड़ियों पर भी मुख्यमंत्री जांच बिठा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगर यही तरीका रहा और जांच सही तरीके से हुई तो पिछली सरकार के कई सफेदपोश कानून के शिकंजे में घिर सकते हैं। सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उस पर अपना काम मजबूती से करेगा। आमतौर पर दूसरी पार्टी सत्ता में आने पर पिछली सरकार के गड़बड़ कामों की जांच होती है, पर यहाँ सरकार बीजेपी की थी। इसके बावजूद बीजेपी नेता मुख्यमंत्री के फैसले को सही बता रहे हैं। वहीं अब नेता विपक्ष और बीजेपी में मंत्री रहे यशपाल आर्य का भी कहना है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से।
मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात को लेकर के बहुत ही अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि जहां पर गड़बड़ हुआ है, सरकार चाहे हमारी रही हो चाहे किसी की रही हो, कुल मिलाकर के वहां पर उन्होंने जांच की बात कही है और जांच होनी भी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के इस कदम को बहुत सराहनीय बताता हूँ। जांच होती है तो निश्चित रूप से उस सरकार पर, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर सवाल प्रश्न खड़े जरूर होंगे, लेकिन जांच कराना चाहते हैं तो हमें उससे कोई ऐतराज भी नहीं है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें बदले का भाव नहीं होना चाहिए। 4 जुलाई 2021 को जब पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभाली थी, तब सामने 6 महीने का कार्यकाल और 2022 का चुनाव था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 साल का कार्यकाल है और ऐसे में मुख्यमंत्री बेदाग छवि की सरकार चलाना चाहते हैं और पुरानी गड़बड़ियों पर कार्रवाई करके कड़ा संदेश देना चाहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने विधायकों को कड़ी नसीहत भी दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि दूसरे दलों में शामिल होने पर स्वागत तो होता है, लेकिन सम्मान भी जरूरी है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि वहां विधायकों की क्या गति होती है, इसको सब जानते हैं। विधायकों की बयानबाजी पर तंज कसते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। स्वागत तो हमेशा है, लेकिन सम्मान भी होना चाहिए ना। स्वागत से पहले सम्मान, क्या गति होती है, यह भी इसको भी हमारे साथी सब जानते हैं। हम मुखर होकर बोल सकते हैं, यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। अपनी बात के लिए हमें उचित प्लेटफॉर्म में अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे दलों से भी हमें सीखना चाहिए, फर्क ये महसूस करना चाहिए। और धीरे फर्क महसूस करेंगे तो कांग्रेस बहुत सशक्त होगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस की नाराज विधायकों की आज भी कोई बैठक नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने राहत महसूस की। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि बैठक और नाराजगी इतनी नहीं है कि पार्टी को नुकसान। कांग्रेस के नाराज विधायक बैठक कर सकते हैं। करण महरा को प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद ये चर्चा जोरों पर रही, लेकिन बीते 3 दिन में बवाल तो बहुत हुआ, लेकिन नाराज विधायकों की कोई बैठक हुई नहीं। यानी नाराजगी की बात पर भी कांग्रेस के 10 विधायक एकजुट नहीं हो सके। बैठक देहरादून में होनी थी, वो हुई नहीं और कुछ तो देहरादून आए ही नहीं। देखिए, नाराज कोई नहीं है और अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है और आपस में बातचीत करके मना लिया जाएगा सब। सूत्रों का दावा है कि नाराज विधायक न तो बैठक पर एक राय बना पाए और न ही ये तय हो सका कि बैठक को लीड कौन करेगा। इसीलिए 3 दिन तक सिर्फ बातें होती रही, बैठक नहीं। और यही देखकर प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य की टेंशन थोड़ी कम जरूर हुई है। पूरा आश्वस्त था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इट इज़ अ टेम्परेरी फेज। जब हम लोग कोई बड़ा डिसीजन पार्टी या कहीं भी लिया जाता है तो एक रिएक्शन आते हैं, मतलब जिसके जो भाव है वो भावावेश में बोलता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, सभी कुछ ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें कह दी हैं, उस पर हम लोगों को मंथन करना है। और सब हम साथ हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले को, पार्टी के निर्णय का हम स्वीकार करते हैं, उसका हम उस फैसले को हम सिरदारी करते हैं। तो कोई इस तरह की कोई जो अफवाहें हैं जो हवा में तैर रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, कपोल कल्पित है, निराधार है। कांग्रेस संगठन में बदलाव चुनावी हार के बाद हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने अभी चार्ज भी नहीं संभाला। लेकिन बिना बैठक के हुए बवाल ने साफ कर दिया है कि करण महरा के लिए भविष्य में काम करने से ज्यादा कठिन काम बवाल थामना होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद विधायकों की नाराजगी मामले में प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने कहा है कि इससे लोगों में संदेश गलत गया कि गढ़वाल की उपेक्षा की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गढ़वाल से भी किसी को पद दिया जाना चाहिए। बाकी मुझे मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है।
आम लोगों में इसका थोड़ा संदेश गलत गया है कि यहाँ नाराज तो है लोग कि गढ़वाल से किसी को एक को बनाया जाना चाहिए था। अब इस बारे में चूंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं क्षेत्र से आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ना तो अखबार देखे ना टीवी चैनल देखे, देहरादून जाकर पता लगेगा कि क्या क्या मामला है। और उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है क्योंकि मैं पार्टी को जीत नहीं दिला सका, इसलिए नेता उन पर जुबानी हमला नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। नाराज विधायकों के पार्टी छोड़ने पर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई है, ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चलना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस के लोग इससे चिंतित नहीं हैं। एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे, किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती कि थोड़ी बहुत बातें होती हैं। इतनी एक अप्रत्याशित हार हुई है, उसके बाद थोड़ी बातें चर्चा में आती हैं। उन चर्चाओं से मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का वेल विशर है उसको चिंतित होने की आवश्यकता है। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है, जो इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो पल चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाले। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए, आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। अब बाकी लोगों की समझदारी पर निर्भर है किसका क्या है। और रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा महाबहस, और मुद्दा जो है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के 63वें स्थापना दिवस पर सीएम धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संस्थान ने कोविड महामारी में काम किया है। आईआईपी ने अलग अलग जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। वहीं सीएम धामी ने आईआईपी से कहा है कि बॉर्डर के 10 गांव को गोद लें जिससे गांव का विकास हो सके। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को दोहराते हुए सीएम ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। पौड़ी के विकास मार्ग स्थित एक घर में अचानक लगी आग से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घर से अचानक आग की लपटें देख पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तंग गली होने के चलते आग बुझाने में समय लग गया। घटनास्थल पर पाइपों के सहारे पानी बुझाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू करने की मांग विपक्षी और आम जनता तो लंबे अरसे से करते आ रही हैं, लेकिन अब सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी सुर पर सुर मिलाते नजर आ रहे हैं और पिथौरागढ़ से रेगुलर फ्लाइट शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान आम हो या फिर खास, हर किसी का सपना है। 2019 में इस एयरपोर्ट से हिंडन और जॉलीग्रांट के लिए नियमित उड़ान शुरू भी हुई, लेकिन बीते 2 सालों से ये एयरपोर्ट प्लेन का इंतजार कर रहा है। चुनाव से पहले नियमित हवाई सेवा को लेकर जमकर हवाई दावे भी किए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब सत्ताधारी दल बीजेपी से जुड़े नेता भी नियमित उड़ान शुरू करने की मांग करने लगे हैं। से आग्रह किया था कि बड़े लंबे समय से ये हवाई पट्टी बनी हुई है, 1993 में इसका उद्घाटन हो गया था, कई बार इसमें इसका विस्तारीकरण भी हुआ और आज बन करके बिल्कुल तैयार है, लेकिन सुचारू रूप से इसमें हवाई सेवाएं नहीं चल रही हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि इसमें हवाई सेवाएं तुरंत चलाई जाए।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने नियमित उड़ान शुरू करने के लिए क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा से बकायदा मुलाकात तक की है। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ये मांग उठा चुके हैं। क्षेत्रीय सांसद की माने तो एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए स्पाइस जेट से करार हो चुका है, लेकिन अब स्पाइस जेट को छोटे प्लेन की तलाश है और अगर छोटे प्लेन की तलाश स्पाइस जेट ने जल्दी पूरी कर ली तो उड़ान शुरू होने में देर नहीं होने दी जाएगी। एक समाधान की तरफ को हम और गए हैं। स्पाइस जेट को ये काम मिला है कि वो पिथौरागढ़ के फ्लाइट को शुभारंभ करे, फ्लाइट चलाए, और अभी उसके पास ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है, फिक्स विंग नहीं है जो इस रनवे पे चल सके, तो उसने आशा की है कि कहीं से भी उसको अवेलेबल हो। नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू कराने की ताज़ा कोशिश क्या परवान चढ़ती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये कोशिश रंग लाती है तो बॉर्डर जिले के लोगों को तो खासी राहत मिलेगी, साथ ही पर्यटन के लिए भी ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में यमुना मां के मायके खरसाली खुशी मठ में बैसाखी के पावन पर्व पर खोले गए भगवान समेश्वर के कपाट। आज विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान समेश्वर के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हर साल यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले बैसाखी पर सोमेश्वर महाराज के कपाट खोले जाते हैं। 12 गांव पट्टी गिट में समेश्वर देवता, जिनकी खरसाली में शनि देवता नाम से पूजा अर्चना की जाती है। पहले महाराज के कपाट खोले जाते हैं, उसके पश्चात माँ यमुना जो है अपने मायके से जो है 3 मई को यहाँ से और चलिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आलिया और रणवीर कपूर की शादी आज 14 अप्रैल है और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई से, जहां पर आलिया और रणवीर कपूर शादी के जोड़े में और फैंस भी नजर आ रहे हैं। आज 14 अप्रैल है और आज रणवीर और आलिया शादी के बंधन में बंध गए, जहां पर कपूर फैमिली यहां पर मौजूद है, साथ ही साथ आलिया भट्ट की भी फैमिली यहां पर मौजूद है और आज शादी के बंधन में बंध गए रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। तो शादी के बाद की पहली झलक आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक दूजे के हो चुके हैं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। सीधी तस्वीर शादी के बाद की ये पहली झलक आप देख रहे हैं, क्योंकि शादी की कोई भी तस्वीरें ऐसी सोशल मीडिया पर साझा नहीं की गई हैं, लेकिन अब ये पहली झलक शादी के जोड़े में और ये घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। जो फैंस वहां पर मौजूद हैं वो यहां पर हूटिंग करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि पहली झलक देखने को मिली है। फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आलिया और रणवीर कपूर की एक झलक देखने के लिए। और आज आलिया भट्ट और रणवीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए हैं और आलिया भट्ट व्हाइट कलर की शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं, वहीं रणवीर कपूर भी व्हाइट कलर के जोड़े में नजर आ रही हैं। हालांकि अब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की जो मूवी आई है, ये इनकी पहली ऐसी मूवी है, देखते हैं कि दर्शकों को कितनी पसंद आती है। लेकिन आलिया भट्ट रणवीर कपूर के लिए कितनी लकी हैं, इसके साथ ही ये भी है कि जो पहली झलक है वो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां आलिया भट्ट लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रही हैं और उनके फैंस जो हैं, जहां पर शादी हो रही है वहां घर के बाहर मौजूद है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर।
मुंबई से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और दर्शकों को भी इंतजार था कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की एक झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि जब शादी दोपहर 3:30 बजे हुई, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त था वो 3:30 बजे का था, और अब ये पहली झलक शादी के बाद की सामने आई है, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं शादी के बाद की, जो अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है।